So having said that and all of these things, now the next part is actually मैं जाऊंगा एमजीए के ऊपर और एमजीए में कुछ चीज़ों का समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा थिंग और उसमें मेरी अपनी प्रेजेंटेशन है और इत्तेफाक से ये अभी मैंने पूरी भी नहीं बनाई हुई थी और वो लेकिन फिर भी मैंने समहाउ मुकम्मल हो गई है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी आई हैव स्टिल येट टू बी डन। अब अगेन द थिंग इज कि वो सेकंड पार्ट जो फिमिक्स है और वो फाइनाइट मिक्सचर जो एनालिसिस है और वो सेकंड पार्ट है वो दैट इज समथिंग वर्थवाइल और उसको भी बताना बहुत लंबा है काम और वो हम फिर किसी और दिन भी सर के साथ मैं डिस्कस करके फिर उसकी मैं थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लूंगा नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट बट इन टर्म्स ऑफ स्लाइड्स एंड एवरीथिंग बिकॉज आई हैव एवरीथिंग बट अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ आई कुड नॉट हैव डन दैट एनीवे सो coming back to it and by the way this is my desktop or this is not a real time clock this is not something जो wallpaper नहीं है ये so anyway that's a different thing okay let me try to go with the presentation now और मैं अब MGA के अंदर जो preamble है MGA का मल्टी ग्रुप एनालिसिस का मैं उसकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डॉक्टर दानिश ने जो मुझे एजेंडा दिया था उस एजेंडा के हिसाब से थर्ड नंबर के ऊपर मॉडरेशन है मॉडरेशन में कैटेगोरिकल वेरिएबल को कैसे हैंडल करते हैं फिलहाल मैं अभी इसको राइट नाउ आई एम स्किपिंग अ फॉरबिट क्योंकि ये ज़्यादा लंबा काम नहीं है लेकिन ये बड़े काम की तरफ हमें ले जाएगा फ्यूचर में तो इसलिए फिलहाल अभी इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और उसको फिर हम देख लेते हैं कि उसको कैसे कैसे मॉडरेशन की भी बात मैं आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए भी वो भी क्योंकि इसी से रिलेटेड वो जो मॉडरेशन में कैटेगोरिकल वेरिएबल भी मल्टी ग्रुप एनालिसिस के साथ ही वो आमतौर पे उसके साथ रिलेटेड सेकंड पार्ट में है लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक अंदाजा मैं दे दूं और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा ओके दिस इज द डन मल्टी ग्रुप एनालिसिस दिस इज समटाइम्स वे बैक मुझे भी फिलहाल याद नहीं है शायद एक साल हुआ है मैंने समथिंग प्रिपेयर हेट्रोजेनिटी जो वेरिएबल्स में हेट्रोजेनिटी है वो दे आर टू थिंग्स के द डिफरेंस या डिवीजन ऑफ द डेटा जो हेट्रोजेनस डेटा है उसमें डिवीजन जो है वो दो किस्म की हेट्रोजेनिटी पाई जाती है आमतौर पे और इसके दूसरे भी कैटेगरीज हैं लेकिन फिलहाल हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिलहाल हम दो ले लेते हैं और एक है ऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी है और एक अनऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी है नाम से बिल्कुल परेशान ना हो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है बहुत आसान है ऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी इसलिए वो कहते हैं कि जब हम जानबूझकर अपने डेटा को किसी वेरिएबल की बुनियाद पर डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने का मतलब बड़ा आसान है हम जेंडर को ले लें ठीक है डेमोग्राफिक वेरिएबल पे आमतौर पर डिवाइड हुआ होता है कि हम जो है अपने डेटा को 4 एज कैटेगरीज में ठीक है ना लाइक फॉर एग्जांपल 18 to 25 फिर देन 26 to like 31 और मे बी 35 और फिर देन 36 to समवेयर तो दिस इज व्हाट हम जानबूझ के अपने डेटा को कलेक्ट भी इस तरह करते हैं वो डिवीजन है तो उनको वो ऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी कहते हैं ठीक है ऑलरेडी लिखा हुआ है इट ऑफन हैपेंस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स ड्यू टू द प्रेजेंस और ऑफ अ कैटेगोरिकल मॉडरेटर चाहे वो कैटेगोरिकल मॉडरेटर वेरिएबल के साथ जो है वो आमतौर पे ये मौजूद रहता है ये समझना जरूरी है मैं एमजीए की तरफ सफर मैंने शुरू किया इसलिए मैंने मॉडरेशन इफेक्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो ही जाएगा लेकिन कोशिश करूंगा कि वो आज अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है नहीं तो फिर हम जो जो क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अनऑब्जर्व वाला है उसको टैकल कैसे करना होता है वो एक जरा थोड़ा सा वो जरा टाइम कंज्यूमिंग फेमिक्स तो उसके अंदर सब चीजें कवर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली तो उस वजह से डेलिबरेटली मैं मूव्ड इनटू दैट एरिया ओके अनऑब्जर्व्ड है मे अकर विदाउट ड्रिवन बाय ऑब्वियस ऑब्जर्वेबल ग्रुप रेफरेंस दैट मींस कि आपका डेटा बाय नेचर इटसेल्फ खुद ब खुद वो अकर हो जाए उसमें ऑब्जर्व वो अनऑब्जर्व्ड हो लेकिन वो ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली बन जाए लोग ग्रुपिंग का मतलब है कि वो कुछ ऐसी डेटा बुनियाद हो जिसमें आपका मकसद ना हो उनको ग्रुपिंग में डेटा कलेक्ट करने का या आप कैटेगरीज किसी कैटेगरीज में लेकिन स्पेसिफिक खुद ब खुद कैटेगरीज का पैटर्न उसमें से निकला है या वो ऑटोमेटिकली डिवीजन हो जाए कि यार ये 3 लोगों के मेंटेलिटी के हिसाब से डेटा है वो ऑटोमेटिकली मैंने चेक किया तो पता चला 3 मेंटेलिटीज निकली लोगों की 3 परसेप्शन निकले या जो ओवरवेलमिंग उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो 3 4 5 निकले वट तो वो खुद ब खुद डेटा के अंदर मौजूद हो इसमें आपका कोई मकसद ना हो प्री प्लान ना हो अप्रायरी ना हो ये पोस्टीरियोरी हो या आमतौर पर तो टेक्निकल लेक्चर वर्ड्स है तो पोस्टीरियोरी का मतलब है पोस्ट
जब आपने इसको एनालाइज किया पता चला उसके अंदर अनऑब्जर्व्ड है। तो इस तरह हेट्रोजेनिटी अगर अनऑब्जर्व्ड हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग है, और फिर ऑब्जर्व्ड हो तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और ऑब्जर्व डेटा के बारे में मैं बता रहा हूँ, और आज मैं बताने की कोशिश करूंगा, और ये भी जरा स्टेप में होता है, और इसको परम्यूटेशन के हिसाब से यूज करते हैं। ये एसपीएस सॉरी पीएलएस स्मार्ट पीएलएस वर्जन 2 में ये अवेलेबल नहीं था, इसके मेथडोलॉजी और चीज़ें, लेकिन ये वर्जन 3 और ऑनवर्ड जो है फिर ये अवेलेबल भी है, तो इसकी वजह से हम इसको अब इसको अच्छी तरह से सॉल्व भी कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आगे जाने से पहले वर्ड ऑफ कॉशन अबाउट द ऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी। तो रिसर्चर्स वी नीड टू ट्रीट अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी बिकॉज हमें ट्रीट करना जरूरी है। क्यों? कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे डेटा के अंदर यार ऐसी प्रॉब्लम आ रही। अब अगेन सी अगेन मुझे बार बार वही अल्फाज याद आता है कि कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाए, कितना काम हम करें, ये सब बहुत ज्यादा। क्योंकि डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो हमें हर लिहाज से हर एंगल से देखना जरूरी है। तो रिसर्चर नीड टू ट्रीट अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी बिकॉज इट बायसेस पैरामीटर एस्टिमेट्स। वो बायस कर देता है पैरामीटर एस्टिमेट्स को, ज़ाहिर है उसमें रिजल्ट या एरर। अब यहाँ बायस जो है ना सिर्फ एक लफ्ज नहीं, मतलब नहीं है, प्लूरल है, और यहाँ पे वो एक्चुअली काम भी कर रहा है, तो बायसेस इसलिए प्लूरल यूज किया हुआ है, उसका वर्क फंक्शन है, वर्ब के तौर पे है। तो लेकिन वो पैरामीटर एस्टिमेट्स को जो है ना वो थोड़ा सा उसमें नॉइज आ जाती है, इन अदर वर्ड्स। तो थ्रेटन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी, जा रहे वैलिडिटी जो डिफरेंट टाइप्स की है वो उसको फिर वैलिडिटी थ्रेटन हो जाती है। ड्यू टू टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है ना वो सिमर कर जाते हैं, और इसलिए जो है वो इनवैलिड कंक्लूजन या बहुत अच्छे कंक्लूजन होता है। जदीदी 1997 का पेपर है, और उसके पेपर में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी हुआ है, लेकिन ठीक है वो शुरू के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये जो अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है स्मार्ट पीएलएस का नहीं, ये बस डेटा के अंदर होता है। तो टाइप ऑफ वैलिडिटी बीइंग अफेक्टेड बाय अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी इंक्लूड इंटरनल वैलिडिटी होती है, और फिर एक्सटर्नल आखिरी वाली, और इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के दरमियान इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी। ये एक्चुअली आपके डेटा को जो है वो खराब कर सकते हैं, कर देते हैं, हो जाता है। एज ए रिसर्चर लेमैन हमें पता नहीं होता, लेकिन आमतौर पे वो रिजल्ट का कंक्लूजन 100% नहीं आता, और कई मतलब हम बोलते हैं यार ये रिसर्च में तो इस तरह हमने देखा था, लेकिन जब हमने खुद करने लगे तो ये इस तरह नहीं होता, ये बड़ा गड़बड़ है और हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये चीज़ों को हमें समझना जरूरी है। अच्छा, ये एक कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज में काम करते हैं, और लाइक बिजनेस स्टडीज में जब हम काम करते हैं तो शायद हमारी ये सोच इतनी ज्यादा वो नहीं होती कि यार जो डेटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसके अंदर बायसेस कहाँ से आएंगे, अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी जब मैंने नहीं है तो वो मुझे प्रॉब्लम क्यों फेस करेगी। सही कह रहे हैं, ऐसा आमतौर पे होता भी है और नहीं भी होता है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी फील्ड डिफरेंट हो, बायो साइंसेज हो जिसमें लाइफ डिपेंडेंट हो, और बायो साइंसेज के अंदर भी कोई ऐसा काम हम कर रहे हो, रिसर्च हो जिसके अंदर डेटा हमारे पास हो, लेकिन उसमें हमारे काम से लोगों की जिंदगियां मुतासर हो सकती हैं या खराब हो सकती है, सब वैक्सीन का काम है। तो उसके अंदर आप सोचें कि अगर अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी मौजूद हो ड्यू टू सम रीजन डेटा के अंदर, ठीक है, वो लोगों का डेटा नहीं, I'm talking about वो जो भी कलेक्ट करते हैं, जो भी इनकी अपनी वो है, मे बी टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, जीनोम्स, और लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके अंदर जरा सा एरर भी, बायस भी जो है वो इनवैलिड कंक्लूजन देगा, और इनवैलिड कंक्लूजन की वजह से स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी सही नहीं रहेगी, और इस तरह से इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी का पता नहीं, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी और भी जो है वो हो सकती है। दैट मीन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो दैट मीन दैट अफेक्ट द बायो, दैट मीन द लाइफ ऑफ द organisms, or maybe like in terms of human beings or species। तो इस वजह से बाज फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर की जाती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एरिया। ओके, बिफोर कंडक्टिंग एमजीए हमें क्या करना है? एमजीए कंडक्ट करने से पहले तो इस्टेब्लिश मेजरमेंट इनवेरिएंस को हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इनवेरिएंस से बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इनवेरिएंस का मतलब है इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस का मतलब है कि जो भी मेजर कर रहे हैं वो ग्रुप आपस में एक दूसरे के बराबर है, उनकी सारी जो भी इंटरेक्शन है वो बराबर है, वो सारे ग्रुपों में एक तकरीबन तकरीबन बराबरी पाई जाती है। अब ये तकरीबन तकरीबन बराबरी इज अ बेटर वर्ड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि बराबर लफ्ज हो जाता है इम्पल्सिव, इसका मतलब इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल है, यहाँ पे इक्विवेलेंस वो है लफ्ज। तो ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट इक्विवेलेंस। तो मेजरमेंट इन वेरिएंस का मतलब है जो एक ही जैसा पाया जाए, और एक ही जैसा पाया जाने का मतलब नॉट एग्जैक्टली 100% बट एटलीस्ट
टेंडेंसी एक जैसी हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है कि व्हेनेवर वी वुड लाइक टू, कि कोई भी आजकल सर्दियों का ज़माना है एंड वी लाइक टू हैव लाइक कीनू, अगर हम खाने की कोशिश करते हैं तो कीनू अगर पहला वाला खाएं और क्वालिटी वट एवर इट है, तो पहले वाला कीनू और दूसरे वाले कीनू की मिठास में या उसके तुर्श, जो इसका तुर्शपन है, वो दोनों में फ़र्क है। तो लेकिन टेंडेंसी वो एक डायरेक्शन की तरफ हो जाती है कि वो ठीक है, मिठास भी अगर है तो एक मीठा है लेकिन फीका है, और एक मीठा है लेकिन ज़्यादा वो मीठा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब वो इनवेरियंस है यहाँ पे, वो ज़रा उसको लूज वाले कॉन्सेप्ट में। तो मेजरमेंट इनवेरियंस पहले स्टैब्लिश होना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? Why? Because in order to establish, to eliminate measurement error and protect the validity of the outcome, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मेजरमेंट एरर जो होना जरूरी। ख्याल रखिएगा, मैं ऑब्जर्व डेटा के बारे में पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। मैंने वर्ड ऑफ कॉशन सिर्फ आपको बताया कि अनऑब्जर्व भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसको भी टैकल करना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ से जो भी बात हो रही है, मैं वो ऑब्जर्व के बारे में आपसे बात कह के आगे मैं चल रहा हूँ, और ये यहाँ से ऑब्जर्व की बातें शुरू हो। तो ऑब्जर्व डेटा के अंदर मेजरमेंट इनवेरियंस का कैलकुलेट होना जरूरी है। फाइन। हाउ इट इज डन? दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग द मेजरमेंट इनवेरियंस एमआई ऑफ द कंपोजिट मॉडल। और ये हेंसलर का है, और हेंसलर का जो कंपोजिट मॉडल, हेंसलर ने जो लाइक इसलिए पहले ऑथर है, हेंसलर ने प्रपोज किया था, और हेंसलर का जो कंपोजिट मॉडल है वो इसलिए एडानको, जो उन्होंने जो एडानको सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट टाइम बताया था वो हेंसलर का है, और हेंसलर का एडानको में AD एडवांस AN एनालिसिस ऑफ OCO कंपोजिट मॉडल। तो एडवांस एनालिसिस ऑफ कंपोजिट मॉडल, ये एडानको का सॉफ्टवेयर जो कि PLSSM की तरह ही, स्मार्ट PLS की तरह वो उसमें है, तो PLSSM में स्मार्ट PLS की तरह करता है। अगेन वो भी आज के एजेंडा में था, लेकिन अगेन वो मैं सॉफ्टवेयर का आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं उसका स्क्रीन दिखा सकूंगा, आप उसे खुद डाउनलोड करके देखिएगा, वो भी उसको भी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगेन बात वही है कि कितनी चीज़ों को एक्सप्लेन फिर बहुत थोड़े टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस कैन बी अचीव बाय मेजरमेंट इनवेरियंस ऑफ द कंपोजिट मॉडल्स, माइकॉम, इसको शॉर्ट फॉर्म में माइकॉम, MICOM, माइकॉम प्रोसीजर एज प्रपोज बाय हांसलर, रिंगल एंड शॉस्टैक 2016 के पेपर में। और इसमें क्या है कि अगर ये मेजरमेंट इनवेरियंस इज नॉट एस्टैब्लिश प्रायर परफॉर्मिंग मल्टी ग्रुप एनालिसिस, तो आपका जो कंक्लूजन है वो क्वेश्चनेबल होगा, और द मॉडल में सफर फ्रॉम लो पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड लो प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेटर्स, के आपकी जो लो पावर है वो हो जाएगी, और आपका एक्सक्यूज मी लो प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेटर्स रहेगा। तो ये सब चीज़ों के साथ आपको मेजरमेंट इनवेरियंस का कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ओके, माइकॉम प्रोसीजर के 3 स्टेप है, और तीनों स्टेप जो है माइकॉम प्रोसीजर के, वो आपको जो है वो करना है। मैं माइकॉम प्रोसीजर को मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ हाईलाइट कर दूँ, मुझे इस वक्त याद आ गया, और याद आने के बाद मे भी फिमिक्स में शायद मेरे पास रखा हुआ है, और फिमिक्स के अंदर भी जो पेपर है माइकॉम का, उन्होंने यहाँ पे अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी का ये 2 पेपर्स हैं, ठीक है। और ये अगेन हेयर और उनके हैं, और ये पेपर भी अगेन सिर्फ आप ही के लिए। ये सिर्फ मैंने याद है आपको एक बात बोली थी शुरू के अंदर, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो, तो आई एक्सप्लेन दैट कि सिर्फ मैथडोलॉजी को पढ़ने के लिए कम से कम 80 से 85 पेपर या 90 पेपर पढ़ने चाहिए, और वो पढ़ने ज़रूरी हैं। तब जाके आपका ये काम छोटा सा या ज़्यादा बड़ा हो, तब जाके यू कैन डू दैट। ये फिमिक्स के ऊपर है, फिमिक्स एंड अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी का। तो इसी तरह माइकॉम के ऊपर भी उनका एक पेपर है, मेरे ख्याल है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन एनीवे, so we can handle it from that perspective. So heterogeneity may be somewhere over. Anyway, we'll move on to our presentation. So MyCom procedure consists of 3 steps, और तीनों स्टेप में पहला स्टेप है कन्फिगरल इनवेरियंस, यानी कन्फिगरल इक्विवेलेंस होनी चाहिए। ओके, फिर दूसरा स्टेप है कंपोजिशनल इक्विवेलेंस होनी चाहिए। मैं इक्विवेलेंस कह रहा हूँ, यहाँ इनवेरियंस लिखा हुआ है, बात एक ही है। कंपोजिशनल इनवेरियंस होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है, जब ये दोनों स्टेप पास हो जाए तो फिर तीसरे स्टेप पे जाना चाहिए, और दोनों स्टेप पास होने के बाद तीसरे स्टेप पे जाके फिर हम कंपोजिट मीन्स और वेरिएंसेस को टेस्ट करेंगे कि उनके आपस में इक्विवेलेंस है या नहीं। तो ये प्रोसीजर मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट द प्रोसीजर एंड व्हाट द प्रोसेस है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये समझना ज़रूरी है
both the configural invariance and compositional invariance have to be established prior to running MGA. configural invariance का और compositional invariance को पहले establish करना बहुत जरूरी है MGA करने से पहले, और इसको establish जब हो जाए तो फिर आगे चलना चाहिए। और इन दोनों में से अगर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जरा सुन लीजिए, ये सब रिसर्च पेपर के हवाले से है, ये मैं अपनी तरफ से हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। और ये दोनों establish ना हो तो रिसर्चर शुड एनालाइज द ग्रुप्स सेपरेटली, कि जो ग्रुप्स या कैटेगोरिकल वेरिएबल बनाए हुए हैं, ठीक है, और खासतौर पे मॉडरेटर के, तो उनको पे सेपरेटली एनालाइज करें एंड शुड नॉट परफॉर्म मल्टी ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है। So once these two invariances are both established, अगर एक मरतबा ये दोनों establish हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर हमें जाकर स्टेप 3 की तरफ जाना चाहिए। और वो स्टेप 3 क्या है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया, द इक्वालिटी ऑफ कंपोजिट मीन्स एंड वेरिएंसेस, फिर उनको चेक किया जाना चाहिए। और अगर ये तीसरे स्टेप में इफ दे आर इक्वल, यानी कंपोजिट मीन और वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल है, तो फुल मेजरमेंट इनवेरिएंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे कि फुल मेजरमेंट है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट इनवेरिएंस टेस्ट हमारा एस्टैब्लिश हो गया, और अब हम एमजीए की तरफ जा सकते हैं। और जाने के बाद जो है पूलिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल, यानी डिफरेंट ग्रुपिंग से हम डेटा लेके हम काम कर सकते हैं बड़ी बड़ी फाइल के साथ बताएं। और अगर ये स्टैब्लिश नहीं होता, स्टेप 3 की बात हो रही है, ख्याल रखिएगा, स्टेप 3 नहीं होता तब भी वो कहलाएगा पार्शियल मेजरमेंट इनवेरिएंस इज एस्टैब्लिश, और फिर इट मींस दैट एमजीए कैन स्टिल बी रन, कैन स्टिल बी परफॉर्म्ड, और एमजीए को तब भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे जाएं। लेकिन पूलिंग ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल वो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पूलिंग ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल इन दैट सेंस। तो कहने का मतलब है प्रिकॉशंस दिए हुए, फिर बताया हुआ है कि पार्शियल में मेजरमेंट इनवेरिएंस कब होता है और फुल मेजरमेंट इनवेरिएंस कब होता है। तो ये आप इस सारी चीज़ों से समझ सकते हैं। फाइन। मॉडलिंग ऑब्जर्व हेट्रोजेनियस डेटा में टेक्निक्स टू हैंडल अ प्रायरी ग्रुपिंग, यानी पहले से ग्रुप होगा। अब जरा ये सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन फिमिक्स अभी तो अनऑब्जर्व के लिए है, लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज है, और इसके अंदर भी मोर देन 2 ग्रुप्स हो तो ओमनीबस टेस्ट ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस किया जाएगा। वो आमतौर पे एफ टेस्ट से हो जाता है, ठीक है, उसको इसलिए इसको ओमनीबस टेस्ट कहते हैं। कभी कभी रिग्रेशन की किताबों में आई थिंक भी एफ टेस्ट के बारे में ओमनीबस टेस्ट कहा जाता है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। अभी ये फिलहाल मैं हिंट करा रहा हूँ थोड़ा सा। और तो इस पर 2 ग्रुप्स अगर हों, जो आमतौर पे जेंडर होते हैं, या आमतौर पे 2 ग्रुप्स होते हैं, तो 2 ग्रुप्स पे नॉन पैरामेट्रिक परम्यूटेशन टेस्ट किया जाएगा। नॉन पैरामेट्रिक परम्यूटेशन टेस्ट जो है वो आपके स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली मौजूद है। ये देखिए परम्यूटेशन यहाँ पे मौजूद है, और वो मौजूद होने के बाद कंसिस्टेंट एल्गोरिदम में भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल हम ये वाला यूज इस्तेमाल करेंगे। परम्यूटेशन यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे परम्यूटेशन वाला मॉडल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, और बाकी मैं जो रिजल्ट है मैं उसको फिलहाल हम जस्ट इग्नोरिंग, ताकि वो आप लोगों के लिए आसान हो। अभी मैं सिर्फ वहाँ पे आ जाएंगे हम, लेकिन अभी जस्ट टू शो यू कि हम इसे फिर कैसे हाईलाइट करेंगे और क्या परम्यूटेशन के हिसाब से। सो आई लाइक टू शो इट टू यू। मॉडल सिंपल है, उसको बाद में हम ये आते हैं। अभी हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 ग्रुप्स हों तो परम्यूटेशन टेस्ट करेंगे। परम्यूटेशन टेस्ट करने के स्टेप्स हैं, ये मैं प्रेजेंटेशन अपनी वेबसाइट पे जो मैंने टेक्निक्स है पीएलएस होते हैं वहाँ पे भी मैं, जहाँ मैंने पहले प्रेजेंटेशन हो वहाँ पे हैंडआउट्स मिस्टर वॉन्ग के रखे हुए, तो वहाँ पे भी मैं ये चीज़ें वहाँ पे मैं रख दूंगा, ताकि आपको भी ये वाली आपको स्लाइड मिले और आप इसे यूज़ कर सकें। तो मैं कैफे 100 डेटा सेट को इस्तेमाल करूंगा, और इसके अंदर कस्टमर टाइप CX मींस कस्टमर टाइप इज ऑलरेडी कैटेगराइज इन 2 ग्रुप, 2 ग्रुपों में वो ऑलरेडी कैटेगराइज डेटा कलेक्ट किया हुआ कस्टमर टाइप। उसमें ख्याल रखिए 2 ग्रुपों को ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया हुआ, इसका मतलब है कि जो है एक को कोड किया हुआ है 1 स्टूडेंट, जिसमें बॉयज, और मे बी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ये नॉन स्टूडेंट्स, एक को स्टूडेंट कह दिया, एक को नॉन स्टूडेंट कह दिया। तो नॉन स्टूडेंट वो हैं जो कॉफी पीने आते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं, तो उनको वो कोड 2 कर दिया हुआ, यानी ग्रुपिंग पहले से बनी हुई है। तो दैट मीन ये ऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी। और इसका स्टेप लिखा हुआ है इन स्मार्ट पीएलएस अंडर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर टैब इन द अपर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो, डबल क्लिक द कैफे, मतलब वो डेटा फाइल को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ग्रीन आइकॉन आ जाएगा। डेटा फाइल को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड डेटा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको वो एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाता हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे करते भी हैं और रन भी करते हैं, जो जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे हम वैसे करेंगे।
देखें मैं यहाँ पे डेमो विद 100 records कैफे वाली है और मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये मेन्यू चेंज हो गया और मेन्यू चेंज होने के बाद यहाँ पे जो नजर आ गया, अब यहाँ पे ऐड, यहाँ पे जनरेट डेटा ग्रुप कर रहा हूँ और जनरेट डेटा ग्रुप आ जाएगा। यहीं पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है। एट द टॉप ऑफ द विंडो देयर इज अ बटन कॉल्ड जनरेट डेटा ग्रुप्स, क्लिक इट टू क्रिएट अ न्यू ग्रुपिंग वेरिएबल। यानी आप इसे क्लिक करें और नया ग्रुपिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ और जब क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन आ जाएगी और जब ये स्क्रीन आ जाएगी तो मुझे यहाँ मैं डिफाइन कर दूंगा कि ग्रुप क्या है। मैं यहाँ पे इसको नाम रख रहा हूँ कि जो मैं इसको नाम रख देता हूँ यहीं पे कस्ट टाइप, ठीक है, और कस्टमर टाइप, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ कॉलम ए में मैं जो लूंगा डेटा और वो मैं यहाँ से ले लूंगा कि सॉरी मैं डेटा फाइल शायद सही तरह अटैच नहीं की। कैन यू जस्ट वेट फॉर मी maybe because yeah I think I've not attached the right kind of a data file or maybe yeah अच्छा तो इनको डिलीट करना पड़ेगा। सॉरी डिलीट अच्छा सो दिस इज व्हाट इट इज। और यहाँ पे आके मैं यहाँ से मैं और चीज़ें जस्ट लेट मी चेक क्विकली ताकि वो चीज़ें यहाँ मौजूद हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। ओके फाइन, हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। डेटा डिफरेंट आएगा लेकिन कोई बात नहीं है। ओके आई कम ओवर हियर और मैं इसको जनरेट डेटा कर रहा हूँ। जनरेट डेटा कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको लेट्स से कस्टमर टाइप सी टाइप लिख देता हूँ। अगर वैसे ही एग्जांपल या यहाँ पे मैं जेंडर यहाँ पे मैं चले जेंडर ले लेता हूँ। सॉरी इस डेटा के अंदर जेंडर है तो मुझे मैं इसको जेंडर ले लेता हूँ और ये जेन करके ले लेता हूँ और यहाँ से मैं अगर यहाँ से उठा लूँ जेंडर, जेंडर की दो वैल्यूज है, मैंने इसे यहाँ लिया। डेटा फाइल में से वो मेरे ख्याल है मुझसे शायद समहाउ डिलीट होगी यहाँ से गलती से, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो जेंडर में 2 वैल्यूज ली ग्रुप 0 के कॉलम में और यहाँ से आके यहाँ पे देखा उसने बताया कि मुझे 2 ग्रुप्स मिले। यहाँ मैंने सिर्फ एक बताया, एक से ज़्यादा ग्रुप भी ले सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल 2 लिए और 2-2 करके ही अगर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे उसने मुझे बताया कि 2 वैल्यूज आ गई हैं और मेरे जो रिकॉर्ड है वो 76 लोगों पे ये वाले ग्रुप में बटा हुआ है और 24 में जो है मेरे पास ये वाले लोगों में बटा हुआ है और वो लोगों के साथ जो है वो आसानी से फिर का। अब मैं यहाँ पे इसको चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ कि मैं इतना लंबा नाम अगर ना दूँ और इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कह लेता हूँ। जो स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट है मैं इनको जरा चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ लेट्स से बॉयज, क्योंकि डेटा फाइल डिफरेंट है इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। डोंट गेट बगल विद दैट। और यहाँ पे मैं इसको अगर चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको लाइक आई से लाइक गो, तो वी कैन चेक, सिर्फ वो चीज़ें चेक करनी है हमें, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन बात प्रोसीजर वही है। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ये चेक कर लिया और अब आके इस प्रेजेंटेशन में उसने कहा कि वो ग्रुपिंग वेरिएबल है और ग्रुपिंग वेरिएबल के साथ आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे उसने कहा कि जनरेट कर लें ग्रुप में और वो CX टाइप मैंने लिया, मैंने यहाँ पे जेंडर ले लिया क्योंकि डेटा फाइल में डिफरेंट थी। और यहाँ पे आप इसे नाम दे सकते हैं और प्रेस ओके। यू शुड बी एबल टू सी द कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी हमने देखी और देखने के बाद हमने नाम भी इसका रख लिया और वो जल्दी हमने काम बता दिया। अब परम्यूटेशन के स्टेप्स में हमें करने के लिए गो बैक टू कलरफुल, हम इसमें मॉडल में जाएंगे और कैलकुलेट मेन्यू में जाएंगे और परम्यूटेशन लेंगे। और परम्यूटेशन लेने के बाद हमें ग्रुप ए में हम पिक करेंगे कि पहला ग्रुप और फिर ग्रुप बी में पिक करेंगे दूसरा ग्रुप जो कि बॉयज और गर्ल्स है, मैंने नाम दिया। और फिर ये सेटिंग सारी रखनी है जो एज इट इज, हमें किसी चीज को छेड़ना नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। और वो करने के बाद I'll come over here, अब वो बता ये रहे कि फाइन गो टू योर मॉडल परम्यूटेशन विच आई एम ऑलरेडी ओवर हियर और इसमें आके कैलकुलेट में आइए, कैलकुलेट में आके परम्यूटेशन में आइए। जब आप परम्यूटेशन में आएंगे तो ये वो कह रहे हैं कि स्क्रीन में ग्रुप ए के अंदर आप पहले ग्रुप ए वाला पिक करें, तो मैंने ग्रुप ए लिया था बॉयज और फिर ग्रुप बी के अंदर जो दूसरा ग्रुप है वो लीजिए, तो मैंने ये लिया था गर्ल्स।
अब बाकी उन्होंने कहा कि सेटिंग इस तरह से ही रहने दीजिए, किसी चीज को छेड़े नहीं। और वो एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, परम्यूटेशन 1000, टेस्ट एट 2 टेल, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 और पैरेलल प्रोसेसिंग को चेक होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ मेरा वेरिएबल चेंज है, मैंने दूसरा वेरिएबल लेके आपको डेमोग्राफिक वेरिएबल लेके एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन प्रोसीजर वही है और अच्छा है बल्कि आपके लिए कि इट डजंट मैटर कि वो वाली डेटा फाइल हो, बट स्टिल दैट यू कैन गेट अलॉन्ग विद दैट। ओके, तो ये करने के बाद सो विल स्टार्ट कैलकुलेशन और उसके बाद हम इसको विल प्रेस ओके, और ओके करने के बाद वो रन करेगा। और हम रिजल्ट देखने से पहले हम अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन में चले जाएंगे और प्रेजेंटेशन में जाके जैसे वो प्रेजेंटेशन हमें बताती है वी कैन डू दैट। 1000 का डेटा वो दो मतलब, एक मतलब बॉयज का कर रहा है, एक मतलब गर्ल्स का कर रहा है, सारी चीजों को कैलकुलेट करता है दोनों ग्रुप्स के हिसाब से, हर चीज का, हर वेरिएबल का, हर पैरामीटर, हर पाथ। तो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। अब जो भी रिजल्ट आ रहा है अभी फिलहाल हम उसको सी। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जो करना है वो ये है कि कॉन्फ़िगरल वेरिएंस पहले एस्टेब्लिश करना जरूरी है। और जरा ये समझ लीजिए बात, और वो समझ ये लीजिए कि कॉन्फ़िगरल वेरिएंस अगर आप काम करते हैं, और काम करने का मतलब अपनी डेटा फाइल को लेते हैं, और डेटा फाइल को लेने के बाद आप अपना मॉडल बनाते हैं, जिस तरह मैंने बनाया हुआ मॉडल बनाने के बाद ये दोनों ग्रुपों में यही मॉडल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो पीएलएस पाथ मॉडल वाली कंडीशन पूरी होगी। और जो भी आप रन करेंगे वैल्यू लाइक परम्यूटेशन, वो दोनों मॉडल पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेटा के अंदर वो दो मॉडल है, ऑब्जर्व्ड है हेटेरोजेनिटी, तो हमने खुद जानबूझ के रखी हुई है, तो वो एल्गोरिदम भी वही सेम होगी। हाँ बिल्कुल सेम होगी। और उसके बाद जो भी डेटा ट्रीटमेंट है, जो भी एनालिसिस है, वो भी आपने एक ही जैसा उन पे किया, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर हम कुछ कहें या ना कहें, ये तो हमें करनी ही करनी है दोनों ग्रुपों में। तो कॉन्फ़िगरल वेरिएंस वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। कहने का मतलब है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन बराबर है, दोनों की यकसा है दोनों ग्रुपों की, और डेफिनेटली एक ही मॉडल है, एक ही मॉडल में डेटा डिवाइड हुआ है। तो ये तीनों चीजें, तो ये कॉन्फ़िगरल वेरिएंस बगैर कुछ किए हुए, विदाउट एनी कैलकुलेशन, इज सो इजी, ये ऑटोमेटिकली पूरा होके आ जाता है। तो कहने का मतलब है कॉन्फ़िगरल वेरिएंस और कंपोजिशन वेरिएंस, तो दोनों का होना बहुत जरूरी है एमजीएस से पहले। लेकिन तो कॉन्फ़िगरल वेरिएंस तो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ ग्रुप्स अंडर डिस्कशन जो है वो ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। वो तो ऑलरेडी हम दोनों ग्रुपों के लिए ऑटोमेटिकली चीजें वही रख रहे हैं, तो तीनों चीजें, और तीनों चीजें ऑटोमेटिकली पूरी हैं। तो कॉन्फ़िगरल वेरिएंस तो वैसे ही ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। अब जो भी काम करना है वो एक्चुअली कंपोजिशनल इनवेरिएंस के लिए करना है। Now we would establish a compositional invariance as in step of MyCom procedure. MyCom procedure के अंदर जो है step 2 जो है, और वो क्या है, to do this we examine the permutation p values of the construct. p values को देखेंगे किसके, construct के। और वो कहाँ देखेंगे, मैंने exactly यहाँ लिखा हुआ है आपको, बिल्कुल मैं इसी को पढ़ूंगा, इसी को फॉलो करूंगा। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल नया एज ए बिगिनर हूँ, तो लिहाजा हम इसी को पढ़ के करते हैं। कंसिडर दिस फॉर अ व्हाइल, दिस कैन बी assume that. So in the results pane, under the quality criteria heading, select MyCom hyperlink at the bottom of the result page and look at the last column in step 2 tab. ठीक है, हाइपर क्वालिटी क्राइटेरिया में माईकॉम के अंदर जो है वो लास्ट कॉलम के अंदर स्टेप 2। नाउ सी दिस, आई कम ओवर हियर, ये रिजल्ट आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके मैंने कर्सर यूं किया, नीचे माईकॉम है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे माईकॉम है। माईकॉम पे मैंने क्लिक किया, माईकॉम पे क्लिक करने के बाद स्टेप टू के बाद लास्ट कॉलम, सो दिस इज व्हाट ही मेंशनिंग। ठीक है, अब यहाँ से बात शुरू होती है और आपने ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये उससे से जो पहला प्रोसीजर बताया मैंने वो फॉलो किया कि ये स्टेप 2 में ये पढ़ लीजिए, और यहाँ पे हम आप लास्ट कॉलम में आके हमने इसको देख लिया। ओके, अब क्या करना है, उसने कहा कि नल हाइपोथेसिस स्टेप 2 में पहला जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो है द ओरिजिनल कोरिलेशन ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट्स। कौन से कंस्ट्रक्ट्स, द ओरिजिनल कोरिलेशन ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट्स, ये तीन कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, ये ग्रुप के ऊपर, जो भी ग्रुप हमने एनालाइज किया इस पे, इज ओरिजिनल कोरिलेशन ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट्स अमंग द टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप, ये बॉयज और गर्ल्स मेरे केस के अंदर ले लेंगे, वहां कस्टमर टाइप का जहां पे मेंशन किया, कोई बात नहीं। बॉयज टू ग्रुप्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन, कि इनकी कोरिलेशन जो है दोनों ग्रुपों के लिए यकसा है, सेम है,
ये दोनों ग्रुप आपस में एक ही तरह का इफेक्ट दे रहे हैं। तो इसका अब जरा ये समझ लीजिएगा गौर से, मैंने लिख दिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसका डिसीजन टारगेट क्या है। डिसीजन टारगेट क्या है कि ये वाला हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए मैंने वी मस्ट लिखा है, एक्सेप्ट करना होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर वैल्यूज आपकी इस वाले पे हाइपोथेसिस पे आपकी सारी वैल्यूज जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0.05। अगर 0.05 है इसका मतलब है दोनों ग्रुपों में, क्योंकि हम रिजेक्ट इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस एक्सेप्ट करने का मतलब है दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन, यानी यकसा नहीं है। द ओरिजिनल कोरिलेशन ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट, इनके दोनों ग्रुपों में जो दोनों ग्रुपों के लिए जो कोरिलेशन कंस्ट्रक्ट आपस में इंटरेक्शन स्ट्रक्चरल है वो सेम नहीं है। ठीक है, यानी दोनों ग्रुप डिफरेंट तरीके से और वो डिफरेंट चीजों को सोचते हैं। तो वो डिफरेंट चीजों को सोचने के बाद ये हमें हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये उल्टा है, इसको जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। द वैल्यू पी वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 0.05। और ये आउटकम क्या है? अगर हम ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं तो फॉर ऑल कंस्ट्रक्ट इट मींस दैट द कंपोजिशनल इनवेरिएंस हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन द मॉडल। कंपोजिशनल वेरिएंस जो है एस्टैब्लिश हो जाएगा। और ये कहाँ पे, ये कौन सा, ये वाला हाइपोथेसिस रखा किसने, क्यों रखा? ये सारे पेपर में भी दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे ये फोरम का मैंने ये यूआरएल भी दिया हुआ है कि स्मार्ट पीरियड्स के फोरम के ऊपर भी डिस्कशन बहुत अच्छा किया हुआ है, वहाँ पेपर का जिक्र भी है, आप जा सकते हैं और सब चीजें कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको एक जानबूझ के पेपर का जिक्र नहीं किया, मैंने ये किया कि कभी कभी जो है आप अगर इधर भी देखें तो यू विल लर्न समथिंग मोर। और दिस इज अनदर गुड हैबिट बाय एनी रिसर्चर कि इसको इस तरह भी देखा जा सकता है और इस तरह कोट किया जा सकता है। तो ये इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे चलते हैं अपनी वैल्यूज को देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या रहा है कि मस्ट एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। वैल्यूज 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वैल्यू 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। आपने कलर्स पर मत नहीं जाना, ठीक है? कलर जो है वो दूसरे वाले हाइपोथेसिस के ना उल्टे कलर्स हैं, कलर्स पे मत जाइए, वैल्यूज को देखिए। तो वैल्यूज को देखें तो परम्यूटेशन वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस ये 0.05 से ज्यादा है। इसका मतलब है लॉयल्टी के बारे में दोनों ग्रुपों का डिफरेंट ओपिनियन है। और सेटिस्फैक्शन के बारे में दोनों ग्रुपों का डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन अगर आप इसको देखें रेड में 0.005, तो इसलिए मैंने हाइपोथेसिस उल्टा बोला, इसलिए देखें कलर डिफरेंट है ना, वरना आमतौर पे 0.05 से कम हो तो उस पर ग्रीन आया करता है, जो आमतौर पे मेजरमेंट मॉडल या स्ट्रक्चर मॉडल में होता है। लेकिन यहाँ पे 0.05 पे रेड है, इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप जो है वो क्वालिटी, चाहे वो किसी चीज की प्रोडक्ट क्वालिटी पे या सर्विस क्वालिटी पे चेक करें, दोनों ग्रुप जो है ना वो डिफर नहीं करते क्वालिटी पे। दोनों की नजरों में प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी एक जैसी ही है, लेकिन दोनों का पहलू या दोनों का एक एंगल या एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉयल्टी या मे बी सेटिस्फैक्शन वो डिफरेंट जरूर है। वो इस हाइपोथेसिस से हमें पता चल रहा है। और ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने माइकॉम क्वालिटी क्राइटेरिया माइकॉम पे क्लिक किया और यहाँ पे और स्टेप 2 के अंदर हम ये देख रहे हैं। स्टेप 2 इज कॉम्पोजिशनल वेरिएंस। ख्याल रखिएगा कॉन्फ़िगरल वेरिएंस तो ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाता है, यानी वो पास हो ही जाता है वो टेस्ट। लेकिन अब हमारे पास कॉम्पोजिशनल वेरिएंस का भी ये पास हो गया, बिकॉज कि वो उसमें मतलब ये हाईलाइट कर लिया हमने, तो वो चीज भी हमने हाईलाइट करके वो आइडेंटिफाई कर ली फॉर ऑल कंस्ट्रक्ट। अब यार इसमें एक कंस्ट्रक्ट में गड़बड़ आ रही है, अभी गड़बड़ क्यों है इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका डेटा सही है और डेटा अच्छा है, अगर आप मुझे एक प्लीज अगर इजाजत हो तो वो कहने दें, सरदाने से रिक्वेस्ट है। वो ये है कि जब आप लोगों को सरदाने से कहा कि अपना सैंपल साइज ज्यादा करो और ज्यादा करो, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने देखने बोला भाई यार पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, या क्यों है इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हैं, और वो इतने थोड़े टाइम में कैसे हासिल करेंगे। उसकी वजह यही है कि जैसे मेरा 100 का सैंपल है और ये 100 सैंपल के ऊपर जो है ये तीनों कंस्ट्रक्ट का जो है वो जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो मैं मतलब वो जो मुझे चाहिए रिक्वायर्ड जो टारगेट है वो नहीं आ रहा। यही सैंपल पे अगर मैं 500 लोगों पे या 244 या 300 पे करूँ, जो कि ओरिजिनल यही था, मैंने उसको रिड्यूस करके 100 किया ताकि मैं अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकूं। तो क्योंकि पहले मैं डिफरेंट प्रोफेशनल वर्जन यूज कर रहा था, वो एक्सपायर हो गया, तो उसके अंदर कोई इस तरह का एरर नहीं आता, तो लिहाजा यहाँ पे ये इस वजह से एरर आ रहा है। तो डॉक्टर दानिश की वो बात जो है बहुत दूर अज और दूर अंदेशी वाली बात है। वो आमतौर पे स्टूडेंट समझते नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर एग्जैक्टली या जो भी गाइड या मेंटोर होता है उनको ज्यादा पता होता है काम का।
तो कभी कभी जो है वो उनकी बातों को मान लेने से बहुत फायदा भी हो जाता है। दिस इज, ये पीछे मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग जस्ट मैं ट्राइंग टू से कि आप लोगों पे कोई बर्डन है ना, बर्डन नहीं है, एक्चुअली इसमें आपका ही फायदा है ताकि आपको लेस प्रॉब्लम्स हो आप जब अपना काम करने लगे। ओके, तो ये बात होगी कंपोजिशनल, हम बात कर रहे थे कंपोजिशन इनवेरिएंस की। ओके, लेट्स मूव अहेड। तीसरा स्टेप, क्योंकि याद है जो हमने जो कहा था कि अगर ये 2 स्टेप पूरे हो जाए तो फिर तीसरा स्टेप होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ से जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ आपको, और हम देखें कहाँ काफी लंबे इस पे आ गए। ये 2 स्टेप हो जाएंगे, दूसरे स्टेप के जब सही तरह हो जाए तो तीसरा स्टेप किया जाएगा, और तीसरे स्टेप में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि once these two invariances are both established, then we move to step 3, और move to step 3 equality of composite means and variances। ओके, हम यहाँ आएंगे अगेन, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब आगे आते हैं कंपोजिट मीन और वेरिएंसेस के लिए, टू चेक वेदर वी हैव अचीव फुल मेजरमेंट। फुल मेजरमेंट है या पार्शियल मेजरमेंट है, ठीक है। वी नाउ लुक एट द कंपोजिट मीन्स एंड वेरिएंसेस एज एन एनालिसिस। हमने एक ही मर्तबा किया है, सिर्फ टैब हम यूज करेंगे, और वो देखिए कितना आसान है। एज इन स्टेप 3 ऑफ द माइकॉम, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन स्टेप 3 टैब। स्टेप 3 का है, स्टेप 3 ये रहा, राइट। और स्टेप 2 इसे कंपोजिट वेरिएंस लाइक कंपोजिशनल इनवेरिएंस, और इससे लाइक कंपोजिट मीन और वेरिएंस के बारे में इक्विवेलेंस या इनवेरिएंस जो है वो हम, इक्विवेलेंस का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल किया और दूसरी जगह पे इनवेरिएंस का, लेकिन बात कीजिए यहाँ पे। अब इसको चेक करेंगे, चलें कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में आते हैं। प्रेजेंटेशन में आने के बाद व्हाट वी कैन डू, अब यहाँ पे हाइपोथेसिस समझना है, ठीक है। वो उसका डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, लेकिन आपने इधर क्या है, इधर हमने ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना, क्या देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द कंपोजिट मीन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, मीन और इनवेरिएंस है, ठीक है। तो इसलिए कंपोजिट मीन एंड वैल्यूज एंड इनवेरिएंस ऑफ लेटेंट वेरिएबल अक्रॉस द टू ग्रुप, दोनों ग्रुपों के लिए अक्रॉस जो है कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस है, और नल हाइपोथेसिस की नीचे डिसीजन का टारगेट मैंने दे दिया हुआ है कि टारगेट क्या होना चाहिए। वी मस्ट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। कौन सा हाइपोथेसिस, दैट मींस कि वैल्यू जो भी आनी चाहिए वो मस्ट बी लेस देन 0.05। कौन सा हाइपोथेसिस, जो ऊपर दिया, ठीक है, ओके। और इसका आउटकम जो जा रहा है वो हम देखेंगे। इफ वी रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, इट मींस दैट द इक्वालिटी ऑफ कंपोजिट मीन, वही मैंने इसकी अंग्रेजी को उल्टा करके वो लिख दिया, इक्वालिटी ऑफ कंपोजिट मीन वेरिएंसेस ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द टू ग्रुप्स। यानी इसको जब रिजेक्ट कर देंगे तो इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, यहाँ पे मैं इसको अंग्रेजी अगर चेंज करूँ तो लिखूंगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट इक्वालिटी, ठीक है। जो है वो मैं इसको अब डिफरेंसेस यहाँ पे उन्होंने ऑल्टरनेटिव लिख दिया, दैट्स ओके, बट अगेन दिस इज समथिंग, इक्वालिटी ऑफ कंपोजिट मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द टू ग्रुप। अच्छा, अब क्या होगा, या तो ये मीन वैल्यूज, कंपोजिट मीन वैल्यूज और वेरिएंसेस के दरमियान जो है वो जो डिफरेंसेस हैं, या तो वो इक्वल नहीं आएंगे, और अगर इक्वल नहीं है सारे कंस्ट्रक्ट के लिए तो पार्शियल मेजरमेंट इनवेरिएंस एस्टैब्लिश हो जाएगी, और अगर ये इक्वल आएंगे तो फुल मेजरमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगी। अच्छा, ओके, दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। Explore the path coefficients at result page. Look at the final result heading select path coefficient. Path coefficient को देखेंगे, compare the path coefficients of the group. पहले path coefficient को first 2 columns, ठीक है, path coefficient को. Also look at their permutation p values in the last column. तो पहले हम path coefficient देखें, ये छोटा है उसको फिक्र ना करें, ये डिफरेंट जा रहा है, वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखा, तो उन्होंने कहा जी फाइनल रिजल्ट में जाके पाथ कोफिशिएंट को देखें। चलें जी, मैं फाइनल रिजल्ट में गया, और फाइनल रिजल्ट में पाथ कोफिशिएंट में आ गया। पाथ कोफिशिएंट में उन्होंने बोला जी पहले 2 कॉलम पे ध्यान दें, पहले 2 कॉलम में ध्यान, ये बॉयज, और दूसरे कॉलम में ये गर्ल्स आ गया, देख रहे हैं आप। सो दिस वाज सो सिंपल। अब इसके अंदर दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर इस वाले में जो मीन पाथ कोफिशिएंट है, ये बॉयज का ज्यादा वैल्यू है और इसकी कम है, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है, ये तो फिलहाल नजरों से लग रहा है एक कम है एक ज्यादा है, डिफरेंस है लगता भी है, लेकिन स्टैटिस्टिकली डिफरेंस है ही नहीं, इसके लिए पी वैल्यूज देखेंगे, वही पुरानी स्टैटिस्टिक जो ऑलरेडी हमें पता है कि नंबर से पता नहीं चलता, लेकिन पी वैल्यू से जरा हमें पता चल जाएगा कि वो डिफरेंस है भी, यानी स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है या नहीं है। स्टैटिस्टिकली वो है, वो इक्वालिटी स्टैब्लिश हो रही है, वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या जो भी हो रहा है,
तो वो उसको हिसाब से हम देखेंगे। तो 0.510, 0.476 इन दोनों की चीजें जो हैं वो हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि कितना करीब है या नहीं है। यहाँ से भी एक नजर से देखा जा सकता है। फिर जो हमें बताया कि जी आखिरी वैल्यू चेक कर लें, ठीक है जी, आखिरी वैल्यू अगर चेक की तो अब उसके अंदर ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये हमें सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं परेशान होना कि यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है। मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगेन मैंने आपको बताया कि 100 का डेटा है और वो जिस कॉम्प्लेक्स नेचर और डिफरेंट चीज़ों के साथ वो है इंटरेक्शन, तो वो डेटा इस तरह का आ रहा है। लेकिन वो भी इट डजंट मैटर, सिर्फ प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। फिलहाल इसकी कोई अभी कॉनोटेशन और उसकी चीज़ों को ज़्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन ये तीनों हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रहे और वो हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे उनको जो है वो नहीं हो रहे, तो दैट मीन एक्सेप्ट करना है। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी अच्छा कंपोजिट मीन और वेरिएंसेस अगर इक्वल नहीं है तो पार्शियल मेजरमेंट इन वेरिएंस एस्टेब्लिश होने की बात जो है वो की जा सकती थी। यहाँ पे ये एक बात एस्टेब्लिश हुई कि वो तीनों जो है वो 0.05 से ज्यादा है। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। देन देयर इज पाथ कोफिशिएंट वैल्यूज के अंदर जो है दैट इफेक्ट बिटवीन टू कंस्ट्रक्ट्स इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर टू ग्रुप्स, यानी दोनों कंस्ट्रक्ट के दरमियान जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। अब दोनों कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या, कि मीडिएशन वाली बात ही, वो दोनों कंस्ट्रक्ट का मतलब यहाँ पे वो लिया हुआ है कि उसको किस अंदाज में कैलकुलेट, जो कि दोनों कंस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कंस्ट्रक्ट और दोनों ग्रुपों के लिए वो दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे उन्होंने डिसीजन क्राइटेरिया जो डिफाइन किया हुआ, वी मस्ट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, पी वैल्यूज मस्ट बी लेस देन 0.05। और अगेन अगर ये अबव नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, इट मींस दैट द इफेक्ट बिटवीन टू कंस्ट्रक्ट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर द टू ग्रुप, और दोनों ग्रुपों के लिए वो डिफरेंट है। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जो पी वैल्यू से या कॉन्सेप्ट से ये दोनों क्राइटेरिया को वो एग्जैक्टली वहाँ से आप सॉरी वो यहाँ से वो यहाँ से देख सकते हैं। तो दिस इज वन अगेन। और जो स्टेप 3 के लिए फिमिक्स, आई एम सॉरी, वो स्टेप 3 जो था वो दैट वाज माइकॉन के लिए वो यूज होगा। और वो यहाँ से भी ओरिजिनल वॉइस का और फिर ये कॉम्बिनेशन वो देखा जा सकता है। लेकिन एनीवे जस्ट दी सिंपल फ्यू थिंग। माइकॉम का इंस्टाग्राम और माइकॉम सैंपल वो फिर एक डिफरेंट और डीप चला जाएगा। मैं अभी नल हाइपोथेसिस पास कोफिशिएंट वैल्यूज है और दैट्स इट। दिस इज द एंड सो फार द एमजीए, बट इट लाइक द मॉडलिंग ऑन ऑब्जर्व हेटेरोजेनियस डेटा जो है वो आएगा, फिर उसके बाद वो फिर इसको करके दिखाया जा सकता है। तो this is so far, sir, from my side. And because since I have another session, meeting session going on, वो मुझे फिर ज्वाइन करना होगा, ऑलमोस्ट अभी शुरू ही होगा। तो MGA के बारे में अभी जहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि इसमें फिमिक्स मैं एक चीज और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जल्दी से, कि ये फिर फिमिक्स का भी पार्ट और चीजों को कैसे फिर रिलेट करके कैसे चीजों को, क्योंकि दैट इज अनऑब्जर्व हेटेरोजेनिटी को कैसे फिर फिमिक्स के साथ वो करना, दैट इज अगेन अ लिटिल बिट लेंदी, लेकिन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। और मैं फिर इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जाके वो हम वी कैन कैरी ऑन, और फिर जाहिर है हमें हाई ऑर्डर के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और वो ज़रा कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन हम उसे कोशिश करेंगे कि विदाउट मैथमेटिक्स, और कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से उसको बताया जा सके जो इनकी आसानी के लिए सहल हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने गाइडलाइन और हाईलाइट किया है, डॉक्टर नीरज कौशिक का बताया कि वो वीडियोस भी देख लें, थोड़ा होमवर्क ये भी कर लेंगे, एस्टेब्लिश भी हो जाएंगे, और बेहतर है कि हमारी बातों को फिर जल्दी समझ करके जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू कैरी विद द फिमिक्स एंड एवरीथिंग, और एटलीस्ट मैंने थोड़े समझाने के एक एस्टेब्लिश बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू।